नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर निशांत सर जुड़ चुके हैं जो कि रेलवे एम्प्लॉई हैं। तो सबसे पहले मैं निशांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं। तो निशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सर, थैंक सबसे यू। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, फिर हम लोग इस इंटरव्यू को आगे प्रोसीड करते हैं। मैंने रेलवे ज्वाइन किया था 11 सितंबर 2019 को। अभी हम्म, भी मैं रेलवे मैंने धनबाद में मेरी ज्वाइनिंग थी। अब मैंने अपना हम्म, ट्रांसफर करा लिया है दिल्ली डिवीजन में। अभी हम्म, मैं गाजियाबाद में पोस्टेड हूँ। हम्म। तो अभी ये इंटरव्यू को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना फ्रेंड कि जो भी स्टूडेंट है, स्पेशली आप लोगों का जो डिमांड हो रहा था कि सर जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो न्यू स्टूडेंट लोगों ने रेलवे में सिलेक्शन लिया उनका इंटरव्यू लाइए, ताकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के, हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिल सके। तो हम लोग इसी सिलसिले में इनसे सवाल पूछेंगे। तो निशांत जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम अभी तक तैयारी नहीं किया है, मान लीजिए कि आज ही वो शो करके जगह है और उसने आज अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया और वो पाता है कि उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या संभव है कि जो भी 80 दिन का समय बचा हुआ, इस 80 दिन में तैयारी कर पाना संभव है और रेलवे का एग्जामिनेशन निकाल पाना संभव है या नहीं है। यदि अगर है तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए बचे हुए 80 दिन में, यदि अगर वो जीरो से स्टार्ट करता है तो। संभव तो है ही, वो कुछ नहीं है। बस ये है कि अपना अब 80 दिन है तो उसमें भी पढ़ लेगा तो शायद हो जाना चाहिए। वैसे कंपटीशन तो बहुत हाई है, तो ये कह देना कि नहीं एकदम 100% है हो जाए, लेकिन एफर्ट तो आदमी कर ही सकता है। तो कोशिश तो मतलब हम लोग ने बहुत दिनों तक कोशिश की, नहीं लग रही थी नौकरी। लेकिन जब कोशिश करते रहेंगे लंबी तरीके से तो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। तो अगर कोशिश करेगा तो हो जाएगी। और उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आदमी करे तो उससे क्या होगा कि पैटर्न पता चल जाएगा कि इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। और उसी तरीके के क्वेश्चंस को फिर और तरीके से अगर हम करना शुरू करें, मान लीजिए कि जैसे मैथ्स है या रीजनिंग है, जीके में चलिए आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट होती है, इधर उधर से पता चलना वो अलग बात होती है कुछ चीज़ें। लेकिन स्टैटिक पार्ट आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और अगर जो मैथ्स है रीजनिंग है उसको तो आप नॉर्मली कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर के भी करेंगे, क्योंकि रेलवे का जो पेपर होता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। ये मैं ग्रुप सी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी का तो थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा और नीचे ही रहता है ग्रुप डी का। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलवे का पेपर बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली दूसरे एग्जाम से। हमारा अगला सवाल ये है निशांत भाई, चूंकि आप रिसेंट में रेलवे के एग्जाम्स को दिए हैं, तो मुझे ये आप बताइए कि जब आप रेलवे के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, एग्जामिनेशन देने वाले थे, तो क्या आपने प्रीवियस ईयर पैटर्न को एनालाइज करने का कोशिश किया था कि रेलवे प्रीवियसली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन दिए तो आपको क्या कुछ डिफरेंस दिखा पहले जिस तरीके का रेलवे क्वेश्चन पूछता था और आप जब रिसेंट में एग्जामिनेशन दिए तो उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके में कुछ बदलाव आया है, या जो पैटर्न रेलवे पहले फॉलो कर रहा था आज भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने पर्सनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे थे, लेकिन जब मैंने मतलब मैं एक तरीके से मेरा जो प्रिपरेशन था वो एक जैसा ही चल रहा था कि हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। क्योंकि मैंने सारी चीज़ों के एग्जाम में देने के लिए फॉर्म भर देता था, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को रेलवे स्पेसिफिक मैंने तैयारी की, कभी सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा था। शायद इसीलिए जो है लेट लग गया एग्जाम, मतलब निकलने में 2-3 साल की तैयारी लग गई कि एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आने में 3 साल तैयारी में मेरा, अब इसको वेस्ट बोल लीजिए या मिल गई फाइनली, जो भी बोल लीजिए इसमें। तो इसीलिए कभी प्रीवियस ईयर को उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। लेकिन प्रीवियस ईयर से पैटर्न पता चल जाता है। और मेरे ही टाइम से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ था रेलवे का, तो थोड़ा पैटर्न अलग पता चला कि ऐसा रेलवे का जो है क्वेश्चन तरीका अलग हो गया है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पैटर्न जो है, इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं कि अगर आप हर शिफ्ट का अगर आप पेपर निकाल के एनालाइज करेंगे तो एक अंदाजा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पीडीएफ तो मुझे लग रहा है कि आपके चैनल पे भी अवेलेबल है सारी तरीके से कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आदमी एनालाइज कर लेगा तो पता चल जाएगा उसको कि किस तरीके के एग्जाम्स आते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। ये मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जीके का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जीके में तो अगर स्टैटिक पार्ट जो होता है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तो मतलब नॉर्मली पढ़ना ही पड़ेगा हर एग्जाम के लिए। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा हुआ तो करंट अफेयर्स तो अगर मान लीजिए नहीं भी अगर हो पा रहा है, लेकिन बाकी पार्ट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी एग्जाम निकल सकता है। तो इसमें एक ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा निशान भाई, और ये प्योर इमेजिनरी बेसिस पे होगा। तो आपको क्या लगता है, आपने जो रिसेंट में रेलवे के एग्जाम्स दिए, तो आपको क्या लगता है कि जो रेलवे ने उस दौरान पैटर्न फॉलो किया था, सेम वही पैटर्न एनटीपीसी में फॉलो किया जाएगा या कुछ बदलाव किया जाएगा? आपको क्या लगता है, आपका क्या हाँ, ओपिनियन है इसके ऊपर? सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। जी बिल्कुल। 100%। जी बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं नाइन्टी अपने नेक्स्ट परसेंट होगा, क्वेश्चन की तरफ। नाइन्टी मेरा नेक्स्ट परसेंट होगा, क्वेश्चन ये दस है। परसेंट तो अच्छा।
हाँ हाँ हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निशांत भाई कि आपको ही पता है कि इसमें जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स में जो राहत वाली बात ये होती है कि मतलब यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो मुझे ये बताइए, कोई स्टूडेंट जो बेसिक से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहा है, जीरो से कर रहा है, पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको इधर सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, तो आपके अकॉर्डिंग उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस। मतलब फर्स्ट उसको रीजनिंग कंप्लीट करनी चाहिए, देन मैथ्स, देन जीके, देन जीएस। जीएस यानी जनरल साइंस। अब मैं एक एक करके आता हूं। यदि मैं रीजनिंग की ही बात करूं तो मैं आपसे थोड़ा चाहूंगा आप थोड़ा इसको इलाबोरेट करें। मान लीजिए मैं रीजनिंग को मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे रीजनिंग करना है। हाँ, मान लीजिए मैं डिसाइड कर लिया मुझे रीजनिंग करना है। आप मुझे ये बताइए, रीजनिंग में भी बहुत सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, तो मुझे कौन से सेक्शन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, 80 दिन का ही टाइम बचा, तो मुझे कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि मेरे सिलेक्शन को मतलब सिक्योर कर सके? देखिए, रीजनिंग का लेवल जो आता है एग्जाम में बहुत इजी होता है। रीजनिंग सबसे इजीएस्ट पार्ट है, तो इसीलिए सबसे पहले करके ये हो जाएगा कि आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इजी है तो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो रीजनिंग जो है वो बहुत इजी आता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी होंगे, बैंकिंग की तरह नहीं होंगे। तो इसमें आपको क्या है कि आप पता कर लीजिए पहले से कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी तरीके के एकदम कॉपी होगा, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मतलब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ए की जगह सी हो जाएगा, डी की जगह एफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा मेजरली कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप अगर ये क्लासिफिकेशन मांगेंगे कि इसमें आप ये करना है या ये करना है, वो सब कुछ कर लीजिए, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। रीजनिंग के लिए तो वही सफिशिएंट है। इसलिए मैंने रीजनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया कि सबसे जल्दी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग में आ जाएगा, कि जो मार्क्स हैं वो उसमें फिक्स हो जाए। और जीएस को सबसे लास्ट मैंने इसलिए प्रायोरिटी पे रखा कि आपने 10th क्लास तक तो साइंस पढ़ी होती है, तो आपको एक बेस तो आपका तैयार है पहले से, तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स में आदमी होता है कि प्रैक्टिस नहीं है तो भूल जाएगा, लेकिन साइंस में आपको एक आइडिया है कि कैसे क्या फंक्शन कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा अगर आदमी रिवाइज कर ले तो फिजिक्स तो करके भी मतलब आ ही जाएगा। और क्योंकि इंजीनियरिंग वाले लोग भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, और वैसे भी 10th तक तो सभी ने पढ़ी होती है साइंस, तो इसीलिए थोड़ा सा आसान पड़ता है। वैसे अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद आ जाएगा सब कुछ। रीजनिंग के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया निशांत सर। उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे इलेबोरेशन चाहूंगा। नेक्स्ट यदि हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें, उसके लिए भी आपके सेम सवाल है, मैं उसको सेक्शन वाइज प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहूँ। मैथमेटिक्स में मुझे सबसे पहले कौन से सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए, देन कौन सेक्शन से, तो आपका उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी क्या होगा? मैथ्स में सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम को कर लें, एलसीएम एचसीएफ निकालना अच्छे से आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अच्छे से कर लें, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर लें, और आपके जो बस यही सारे क्वेश्चंस आते हैं मेजरली, जो मतलब जो रेशियो प्रोपोर्शन। इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसे आता है। अब आप इसमें स्पेसिफिक पूछेंगे तो ये कह नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि एग्जाम में कि यही क्वेश्चन आएगा। आपको ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है कि आप रेशियो प्रोपोर्शन करें पहले, प्रॉफिट एंड लॉस पहले करें। अब मान लीजिए किसी को प्रॉफिट लॉस अच्छे से आता है, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए क्या है कि वो प्रॉफिट लॉस पहले अच्छे से कर ले, रेशियो प्रोपोर्शन बाद में कर ले, क्योंकि जो आता है उसमें गलती ना हो। जो नहीं आता है फिर उसको सीखने के लिए तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि 80 दिनों में ही जो आदमी जिसको आज से शुरू करना है, जिसने पहले से शुरू नहीं किया, तो मैं उस चीज को मान के चल रहा हूँ कि जिसको पहले से कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए जो थोड़ी बहुत चीजें तो, लेकिन अब इतना मतलब एग्जाम देने के लिए अगर क्वालिफाइड है तो फिर कुछ तो आता ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना आता हो किसी को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने चाहेंगे इसी में निशांत सर, जीके की तरफ। जीके को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डर का माहौल है। डर का माहौल क्यों है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला कंफ्यूजन कि सर 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो कितने दिन पहले का करंट अफेयर करें? 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर ही देता हूं एक ही साथ, ताकि आप सारे को एक साथ जवाब दे दें कि सर इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, डेली का डेली करंट अफेयर ऐड होते जा रहा है, इतनी सारी एक्टिविटीज होती जा रही, इसको रटे कैसे? रटना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे इतने बड़े भास्ट, ये तो एक समुद्र के जैसा, इतने बड़े भास्ट सिलेबस को कैसे कवर करें? तो ये स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा मतलब एक डर का माहौल है। तो मैं आपसे चाहूंगा प्लीज आप इसको जितना बेसिक से वे में इलाबोरेट कर सके ताकि स्टूडेंट्स को इजी लगे। नहीं, इसका सबसे पहली चीज तो जो इसमें जो जीके आता है, जो करंट अफेयर जिसको आप कह रहे हैं, वो 1 साल का करना जरूरी है। आप कहेंगे 1 साल में तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिक्स है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको आपके जितने अवार्ड्स हैं वो याद कर लें,
कौन जीता है मैचेस, स्पोर्ट्स में मैच कौन, मतलब जो मेजर जो बड़े बड़े जो चीजें होती हैं फेनोमेना वो आते हैं। ऐसा नहीं आता कि बहुत आपका कोई इकोनॉमिक्स का बहुत जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है वैसा एग्जाम में नहीं आता है। एकदम जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चीज में, जो बड़े बड़े इवेंट होंगे, कि अब मान लीजिए कोई भी अगर गेम हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ होगा, कौन आईपीएल में कौन जीता, मैन ऑफ द मैच कौन रहा होगा, मतलब जो मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं आता है कि बहुत इन डेप्थ कोई जीके का जीएस का क्वेश्चन होता है। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, जीके जीएस नहीं। तो करंट अफेयर्स में कोई इन डेप्थ क्वेश्चंस कोई नहीं आएगा, मतलब जो हमेशा आएगा जो ओवरऑल जो किसी चीज को ओवरव्यू होगा कि ये अगर फुटबॉल का चैंपियनशिप हुआ था तो कौन जीता था, ये कंट्री का ये यहाँ पे क्या हुआ था, विजिट कहाँ हुआ है, मतलब मेजर क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आपको बहुत ज्यादा, आपने कहीं ना कहीं वो न्यूज सुना होगा, भले आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन आपने वो सुना होगा, इतना श्योर है। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको ये याद ना आए कि यार ये था या ये था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उस चीज के बारे में इवेंट के बारे में सुना ही ना हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने कभी ना सुने हो, लेकिन अब 100 में 5 क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे हैं ही तो अब उसका तो कोई वो नहीं है उससे तो। लेकिन मेजरली ऐसा मतलब नहीं है। बेसिकली आप कुछ ऐड करना चाह रहे तो ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो मेजरली आपको जैसे फिल्म के इवेंट्स हो गए, फिल्म के अवार्ड्स हो गए, और स्पोर्ट्स के हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो मेजर जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो सीट है लोकसभा राज्यसभा जहाँ से भी वो इलेक्ट हैं वहाँ के हो गए, या मेजर प्लेसेस हो गए कि जहाँ पे जो मेजर प्लेसेस कहाँ पे हैं। जैसे मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि बिग बेन कहाँ पे है, वो लंदन में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पे क्या है, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कोई ऐसा कोई बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको एमएसपी बताना है कि ये रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है आरबीआई का, वो तो एमएसएलआर कितना है, एमसीएलआर कितना है, वो सब नहीं कोई पूछता है, ये इतना कुछ नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए निशांत सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इलाबोरेट करके बताया। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस के बारे में सेम वही क्वेश्चन कि उसमें यदि अगर स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी सेट करना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को लेकर के, तो वहां पे उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि जो भी आपका तरीका है मतलब साइंस पढ़ने का, तो साइंस पढ़ने में सबसे आसान चीज़ ये है कि आपको जो आता है उसको सबसे पहले पढ़ें। अगर फिजिक्स आती है तो फिजिक्स पहले पढ़ें, बायोलॉजी पहले आती है तो बायोलॉजी पहले पढ़ें, केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री पहले पढ़ें। लेकिन जो लास्ट प्रायोरिटी में आपने सेट किया हुआ है जिसकी सब्जेक्ट, तो उसको फिर अच्छे से देख लें एक बार। और फिजिक्स अगर आप पहले पढ़ते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल नहीं, ऐसे कि मतलब कि आपके इसका फॉर्मूला क्या हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि बायोलॉजी हम डे टू डे यूज में हमको नहीं पता रहता है। और जो आपका केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में भी जो आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े से आपको पता होने चाहिए कि ये इसका क्या है, कैटलिस्ट है कि नहीं है। वो भी ऐसे कोई मेजरली नहीं, 10th क्लास तक का जो लेवल है वही, 11th क्लास के लेवल पे कोई टच नहीं करता है। तो 10th क्लास में जो लूसेंट है वो परफेक्ट है। लूसेंट अगर आपने पढ़ ली बायोलॉजी, चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरी आवाज आ रही है ना निशांत सर? जी जी जी। हाँ, अब मान लीजिए मैंने तैयारी कर ली, अब आती है एग्जामिनेशन की बारी। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का मतलब एक माहौल बना हुआ स्टूडेंट में कि नॉर्मलाइजेशन, कि सर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात है कि अगर आपका इजी है, मतलब शिफ्ट अगर इजी है तो आपके मार्क्स जो है वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर टफ है तो फिर फर्क आ जाता है। पर ऐसा कोई लॉटरी नहीं है, वो आपके वो लोग को लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, पर ऐसा मेजरली है नहीं। अगर आपका पेपर अगर आपका शिफ्ट में अगर इजी नहीं आया है, थोड़ा टफ आ गया है और किसी और का इजी आ गया, तो ये तो आपके लिए अच्छा ही है ना, कि आपके लिए नॉर्मलाइज होने के लिए चांसेस ज़्यादा है। तो आप ऐसा घबराएं नहीं एग्जाम से, कह रहे ये इसका ये क्वेश्चन आया, क्योंकि एग्जाम जो बोर्ड है उसने ये फिक्स किया हुआ है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि आप कोई लॉस में आएगा, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 नंबर का हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मतलब ये क्वेरी होता है कि सर मैंने इस जोन से फॉर्म भरा है तो इस जोन का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए, क्या स्टूडेंट्स को जेन्युइनली कट ऑफ को देख करके तैयारी करनी चाहिए,
या उनको अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो मतलब किन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? जैसे कि वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिला है, किस तरह के स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, कौन सा एग्जामिनेशन है। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है कि स्टूडेंट्स को जेन्युइनली कट ऑफ को देख करके तैयारी करना चाहिए या अपना बेस्ट देना चाहिए? कट ऑफ देख के आइडिया लग सकता है, लेकिन एग्जाम में तो बेस्ट ही देना पड़ता है। कट ऑफ से ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसी है। और आजकल जो बोर्ड के हिसाब से हम खाली ये पता लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी है। मान लीजिए किसी बोर्ड में भीड़ कम है पर बच्चे अच्छे हैं उसमें, तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीट भी कम होगी या सीट ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने पहले बोल दिया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसी जोन से भर के हम सेफ हो जाएंगे। जैसे मतलब सबको अपने अपने तरीके से देखना पड़ेगा, तो उसके फैक्टर्स बहुत सारे। वैसे भी लोग, अब बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो सब तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो हम ऐसा एज्यूम तो कर नहीं सकते कि हम पढ़ रहे हैं दूसरे नहीं पढ़ रहा है। तो इसीलिए ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निशांत सर मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट को लेकर के भी स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा मतलब कि एक माहौल बना हुआ है। तो आप मुझे जेन्युइनली बताइए, क्या वाकई मॉक टेस्ट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? और यदि अगर है तो मतलब स्टूडेंट्स को उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और मतलब कि उसमें यदि उनका कम स्कोर आ रहा है तो उसको वो कैसे इंप्रूव करें? मॉक टेस्ट तो 100% ज़रूरी है ही। मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है रोल उसका, क्योंकि उससे आप उस कल्चर में आ जाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम देना होता है। और दूसरा कि उसके एनालिसिस से पता चल जाता है कि हमारा क्या पोर्शन वीक है, तो जो पोर्शन वीक है उसमें आप ज़्यादा कोशिश करके और अच्छे से कर सकते हैं उसको। तो मॉक टेस्ट का तो रोल बहुत सिग्निफिकेंट है ही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के ऊपर निशान सर, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी भी 80 दिन का भी टाइम बचा हुआ है। तो ये 80 दिन में पढ़ाई करते करते थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे कि लगातार वो अपना बेस्ट एनर्जी दे सके पूरा एंटायर तैयारी के दौरान? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए अच्छे से। और एक बार नौकरी लग जाएगी तो परेशानियां तब भी बहुत सारी हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को एंजॉय करके पढ़ें अच्छे से, क्योंकि परेशान तो रहना ही है बाद में भी और अभी भी। तो बाद में ऐसा नहीं है कि परेशानी बहुत कम हो जाएगी। तो यही है कि अपना मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से दें, अपना बेस्ट कोशिश करें कि अच्छे से दें। बाकी हो ही जाएगा सबका, अगर मतलब कोशिश कर, जो अच्छे से कोशिश करेगा। तो सबका तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो अच्छे से कोशिश करेगा उनमें से हो ही जाएगा। तो निशांत सर, जो भी स्टूडेंट अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए और कुछ मैसेज और कुछ सजेशन और कुछ सलाह अपने स्तर से आप उनको देना चाहेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हों वो सारे करने हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों ग्रुप सी के हों, सारे क्वेश्चंस करने हैं ग्रुप डी ग्रुप सी के। और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। स्टैटिक पार्ट करना है अच्छे से, जो भी जीएस का स्टैटिक पार्ट है अच्छे से करना है। रीजनिंग पार्ट जो है उसके जितने भी क्वेश्चंस पहले से आ रखे हैं बस वैसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। और बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 80 दिन में बस उसको रिवाइज करते रहिए, उस टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चंस करते रहिए। और जितना जल्दी जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना आता रहेगा। और जो ऑनलाइन जो भी मदद मिल रही है जहाँ से वहाँ से लें, एक प्रॉपर गाइडेंस में आ जाएं कि जिस भी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन की जो भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसकी का उसका सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है निशांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और पूरा उमंग स्टडी के परिवार की तरफ से आपको हम लोग वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं। और मतलब हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम लोग सॉरी भी। नहीं। एंड आशा करते हैं फ्यूचर में कभी भी स्टूडेंट्स का कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, कोई भी सवाल होगा, तो आप फिर से उनके लिए आगे आएंगे और जो है कि इसी तरह से आकर के उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक हाँ, है, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।